हेलो, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मांग के नियम की। हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था मांग क्या होती है, मांग मात्रा क्या होती है, मांग वक्र क्या है, कितने इनके प्रकार है, मांग फलन क्या है, मांग अनुसूची क्या है, कितने प्रकार की होती है। इन सब बातों को हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। आज की हम क्लास में बात करने वाले हैं मांग के नियम पर, और जितनी प्रकार की वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के बारे में, उनके वक्र कैसे होते हैं, उनका ढाल कैसे होता है, इन सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। और जैसे ही आपका ये सिलेबस कंप्लीट होगा तो मैं आपकी इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन सीरीज भी लेके आने वाला हूँ, टेस्ट सीरीज भी लेके आने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उसे मुझे कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आपकी वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम वस्तुओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य वस्तु। सामान्य वस्तु, अब सामान्य वस्तु कौन सी होती है, देखिए, जिनमें मांग और आय के बीच धनात्मक संबंध पाया जाता है। मांग और आय के बीच में धनात्मक संबंध पाया जाता है, वो सामान्य वस्तुएं होती हैं। अर्थात आय बढ़ने पर जिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाए, आय बढ़ने पर जिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाए और आय घटने पर जिन वस्तुओं की मांग घट जाए, उन्हें सामान्य वस्तु कहते हैं। यानी कि उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ जाएगी, उपभोक्ता की आय कम होगी तो मांग भी कम हो जाएगी। इसे हम वक्र द्वारा कैसे समझ सकते हैं, देखिए, ये ओ एक्स अक्ष है जिस पे हमने मांग मात्रा ली है, और ये ओ वाई अक्ष है जिस पे हमने आय को लिया है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, सामान्य वस्तु का जो मांग वक्र होता है वो धनात्मक ढाल वाला होता है। ये बात इसमें आप ध्यान रख लेना। यहाँ पर देखिए, ओ वाई वन जब आय थी तो मात्रा थी ओ एक्स वन। अगर आय बढ़कर ओ वाई टू हो जाती है तो मात्रा भी बढ़कर क्या हो जाती है, ओ एक्स टू हो जाती है। इस प्रकार जो सामान्य वस्तु है उसमें क्या होता है, आय बढ़ने पर मांग भी बढ़ती है, आय कम होने पर मांग कम हो जाती है। और इसका जो वक्र का ढाल है वो कैसा होता है, धनात्मक ढाल वाला वक्र होता है। ये बात आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं निम्न कोटि की वस्तुएं। निम्न कोटि की वस्तुएं में देखो, आय और मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। आय और मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। यानी कि देखिए, वक्र से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए पहले जो आय थी वो क्या थी, ओ वाई वन थी, तो मात्रा क्या थी, ओ एक्स वन। अब अगर आय कम हो गई, उपभोक्ता की आय कम हो गई, तो जो मात्रा है वो बढ़कर क्या हो गई, ओ एक्स टू हो गई। यानी कि मात्रा में क्या हो गई है, मात्रा में वृद्धि हो गई है। तो ये ध्यान रखना, निम्न कोटि वस्तुएं जिनमें आय और मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है, अर्थात आय बढ़ने पर जिन वस्तुओं की मांग घट जाए तथा आय घटने पर जिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाए, वो कैसी वस्तुएं होती हैं, निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं। और इनका जो ढाल है वो कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल होता है। इसका ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल वाला इसका वक्र होता है। ये बात आप विशेष करके ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं। ये प्रतिस्थापन वस्तुएं कौन सी होती है, देखिए, प्रतिस्थापन वस्तुएं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, ठीक है, तो वो प्रतिस्थापन वस्तु होती हैं। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उससे संबंधित वस्तु की मांग बढ़ जाए तथा किसी वस्तु की कीमत घटने पर उससे संबंधित वस्तु की मांग घट जाए, तो वो प्रतिस्थापन वस्तु होती हैं। जैसे चाय व कॉफ़ी, कोका कोला व पेप्सी। देखो, चाय की जगह हम कॉफ़ी पी सकते हैं, कॉफ़ी की जगह चाय भी पी सकते हैं, कोका कोला की जगह पेप्सी पी सकते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर एक समय में मान लीजिए, हम इसे इसी एग्जाम्पल से समझते हैं, चाय व कॉफ़ी वाले से, अगर चाय की कीमत में वृद्धि हो जाए तो चाय की जगह ज़्यादा कॉफ़ी पीने लग जाएंगे, चाय को कॉफ़ी को चाय की जगह प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। अब इसका मांग वक्र कैसा होता है, तो ये ध्यान रखना आप, इसका मांग वक्र जो है धनात्मक ढाल वाला होता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, प्रतिस्थापन वस्तु का मांग वक्र धनात्मक ढाल वाला होता है। इसके बाद बात करते हैं पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं, वे वस्तुएं जिनका साथ साथ प्रयोग किया जाता है। वे वस्तुएं जिनका साथ साथ प्रयोग किया जाता है, या वे वस्तुएं जो मिलकर किसी मांग को पूरा करती हैं। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उससे संबंधित वस्तु की मांग कम हो जाए तथा जब किसी वस्तु की कीमत घटने पर मांग भी क्या हो जाए, मांग जो है बढ़ जाए, तो ये इसका मांग वक्र है। तो पूरक वस्तुओं का मांग वक्र कैसा होता है, तो इस
पूरक वस्तु का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, ये बात आप ध्यान में रखना। अब पूरक वस्तुओं एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जिनका हम साथ साथ प्रयोग करते हैं, जैसे पेन स्याही हो गया, इनका साथ साथ प्रयोग किया जाता है। चाय शक्कर हो गई, टेनिस का बल्ला एवं गेंद होगी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आगे मांग के नियम की। या हमारी जो प्रमुख वस्तुएं थी ये वस्तुएं हो गई हैं, तो आगे बात करते हैं हम। पिछली हमारी जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि मांग क्या होती है, मांग मात्रा क्या होती है, उनके प्रकार वगैरह सब हमने पढ़ लिए थे। आज हम बात करेंगे मांग का नियम। मांग का नियम, तो ये मांग का नियम क्या है, तो देखिए, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग बढ़ती है, घटती है, तथा कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ती है। यानी कि विपरीत संबंध पाया जाता है कीमत और मांग के बीच में, तो यही मांग का नियम है। अब यहाँ पर बात आई है अन्य बातें समान रहने पर। अब ये अन्य बातें कौन सी है, तो अन्य बातों के अंदर ध्यान रखना, उपभोक्ता की रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, फैशन वगैरह में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, संबंधित वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, भविष्य के बारे में उपभोक्ता की जो कीमत प्रत्याशाएं हैं उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आय और उपभोग की प्रवृत्ति क्या है उसकी स्थिर रहनी चाहिए, उपभोक्ता की मानसिक दशा अपरिवर्तित रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब बातें किस में आती हैं, ये बातें आती हैं अन्य बातें समान रहने पर, तभी ये नियम लागू होता है। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, और कीमत कम होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। तो इसे हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। एक हमारे पास सारणी है और एक हमारे पास वक्र है। मांग वक्र का ढाल कैसा होता है, तो मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, और ये मांग वक्र, ये मांग फलन है, ये मांग फलन है। डी एक्स बराबर एफ पी एक्स पी वाई वाई टी ई। यहाँ पे पी एक्स किसी वस्तु की कीमत है, और ये एक्स वस्तु की कीमत है, और पी वाई ये वाई वस्तु की कीमत है। यानी कि अन्य बातें स्थिर रहनी चाहिए, केवल कीमत में परिवर्तन होना चाहिए। तो ये उपभोक्ता क्या है, पसंद, रुचि, कीमत, प्रत्याशाएं, ये सारी चीज़ें स्थिर है। यहाँ पर देखिए जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है, 2 4 6 8 10 हो रही है, वैसे वैसे मात्रा क्या हो रही है, घट रही है। 15 12 9 6 3। तो यही मांग का नियम है। कीमत घट रही है, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, और अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी। ये इसका मांग वक्र है, ऋणात्मक ढाल वाला होता है। ध्यान दीजिए, ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक ढाल वाला होता है। अब इसके बाद में इसकी मान्यताएं वही आ जाएगी। अन्य बातें, उपभोक्ता की रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तुएं, अब संबंधित वस्तुएं कौन सी, हम पीछे बढ़ के आई हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं, या जिन्हें स्थानापन्न वस्तुएं भी कह दिया जाता है, वो संबंधित वस्तुएं होती हैं। प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक वस्तु, उनकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशाएं, ये हम जो है पिछली क्लास में अच्छे से इनको सारे डाउट क्लियर कर चुके हैं। अब इसके बाद में बात करेंगे हम मांग के नियम की व्युत्पत्ति। मांग के नियम की व्युत्पत्ति कैसी हुई है, तो अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मांग के नियम की व्युत्पत्ति, किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के प्रतिलोम संबंध या मांग के नियम को दो तरीकों से व्युत्पन्न किया जाता है। एक तो है हमारा जो है सीमांत उपयोगिता का कीमत के साथ संबंध, और दूसरा है वो समसीमांत उपयोगिता का नियम है। तो देखिए, सीमांत उपयोगिता के नियम क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कारण नंबर 1, सीमांत उपयोगिता मांग के नियम की व्युत्पत्ति। कीमत के संबंध से उपभोक्ता संतुलन की दशा में उतनी मात्रा की मांग करता है जहां पर एम यू बराबर पी की शर्त पूरी होती है। देखिए, उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कितनी मात्रा की मांग करता है, यानी कि सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी बराबर तब तक, जब तक बराबर ना हो जाए किसके, कीमत के, तब तक वो मांग करता रहता है। इसे हम दो एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। हमारे पास केस नंबर 1 है और केस नंबर 2 है, इनके द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उपभोक्ता संतुलन की दशा में उतनी मात्रा की मांग करता है जहां पर क्या होना चाहिए, ये शर्त पूरी होनी चाहिए, एम यू बराबर पी, ये शर्त पूरी होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं केस फर्स्ट। यदि एम यू ज़्यादा हो किससे, पी से, यानी कि सीमांत उपयोगिता कीमत से ज़्यादा हो, तब क्या होगा, यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो सीमांत उपयोगिता कीमत से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। यहीं पर इसका यही मतलब है। देखिए, केस नंबर फर्स्ट है,
यदि किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो सीमांत उपयोगिता कीमत से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। यहाँ पर मान लिया है कि कीमत कम है तो सीमांत उपयोगिता उसे ज़्यादा मिलेगी, अधिक होगी, और उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक खरीद करेगा, उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीद करेगा और प्रोत्साहित होगा और अधिक मात्रा खरीदने के लिए। जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता की उस वस्तु की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ऐसा कब तक होता रहेगा, जब तक सीमांत उपयोगिता पुनः घटकर बराबर नहीं हो जाती। इसके बाद में बात करते हैं केस नंबर 2 की। अब सीमांत उपयोगिता से कीमत ज़्यादा हो, सीमांत उपयोगिता से कीमत ज़्यादा हो, तो ये देखिए, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता कीमत से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पर कीमत ज़्यादा है तो सीमांत उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिता यहाँ पर कम है। उपभोक्ता तब तक किसी वस्तु की मांग घटाएगा जब तक सीमांत उपयोगिता बढ़कर कीमत के बराबर न हो जाए, अतः कीमत के बढ़ने पर मांग क्या होती है, घटती है। देखिए 2 कंडीशन है, एक तो हमारे पास थी जब कीमत सीमांत उपयोगिता से कम है और जब एक कीमत सीमांत उपयोगिता से ज़्यादा है। दोनों स्थिति में संतुलन कहाँ होगा, जब तक सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर न हो जाए। ना तो वो इस कंडीशन में संतुलन की स्थिति में होगा और ना ही वो केस नंबर 2 में संतुलन की स्थिति में होगा। वह संतुलन की स्थिति में कब होगा, जब सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर होगी। अब आगे पढ़ते हैं हम सीमांत उपयोगिता नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, दूसरा मांग की उत्पत्ति का दूसरा कारण। अब देखिए सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है। इस नियम के अनुसार उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में अपनी सीमित आय इस तरह से खर्च करता है ताकि वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता का उसकी कीमत के साथ अनुपात क्या बना रहे, समान बना रहे। अब देखिए जो पहला जो हमने पढ़ा था सीमांत उपयोगिता का कीमत के साथ संबंध, वो एक वस्तु को ध्यान में रखकर किया गया था, ठीक है। अब ये जो है इसका अध्ययन जो है 2 वस्तुओं के संदर्भ में किया जाता है, 2 वस्तुओं के संदर्भ में इसका अध्ययन किया जाता है। देखिए इस नियम के अनुसार उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में क्या होता है, अपनी जो सीमित आय है, उपभोक्ता की सीमित आय है, वो इस तरह से खर्च करता है ताकि वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता का उनकी कीमत के साथ अनुपात समान बना रहे। जैसे मान लीजिए ये एक्स वस्तु है और ये वाई वस्तु है, दोनों से इसे समान संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए। तो इन्हें हम समझते हैं, इसके अंदर भी हमने केस 1 लिया है और केस 2 लिया है। सबसे पहले बात करते हैं हम केस नंबर 1 की, जहाँ पर क्या होना चाहिए, MUX पहली कंडीशन है, सीमांत उपयोगिता एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता और एक्स वस्तु की कीमत का अनुपात समान है, और ये एक्स वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है ये अधिक है किससे, वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता से, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, देखिए इसके अंदर वो इस साम्य की स्थिति में यदि एक्स की कीमत गिरती है, एक्स की कीमत गिरती है तो MUX बटा PX ज़्यादा होगा MUY बटे PY से। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता जो है वाई वस्तु की तुलना में एक्स वस्तु की अधिक सीमांत उपयोगिता पा रहा है। ये देखिए यहाँ पे सीमांत उपयोगिता अधिक है, अतः वो क्या करेगा, एक्स की ज़्यादा इकाइयाँ खरीदेगा तथा वाई की कम इकाइयाँ खरीदेगा। और ये बात हमें ये बता रही है कि जब एक्स की कीमत घटती है तो वह एक्स की अधिक मांग करेगा और वह एक्स की मांग तब तक करता रहेगा जब तक कि पुनः ये दोनों बराबर न हो जाए। तो ये केस नंबर 1 था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 में यदि देखिए, यदि एक्स की कीमत बढ़ती है, यदि एक्स की कीमत बढ़ती है तब क्या होगा, MUX बटे PX, और इससे ज़्यादा होगा क्या, MUY बटे PY, यानी कि वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता ज़्यादा होगी। ऐसी स्थिति में जो उपभोक्ता को वाई वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता एक्स वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता से अधिक मिल रही है, ये ज़्यादा मिल रही है, अतः वह एक्स की मांग कम करेगा तथा वाई की मांग ज़्यादा करेगा। और एक्स की कीमत बढ़ने पर वह एक्स की मांग कम करेगा और एक्स वस्तु की कीमत व उसकी मांग के बीच विलोम संबंध है, ये भी आप ध्यान रखना। और वो तब तक मांग करता रहेगा जब तक दोनों पुनः बराबर न हो जाए। तो ये थी मांग के नियम की व्युत्पत्ति। तो ये जो बातें आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये आप ध्यान में रखना 2 वस्तुओं के संदर्भ में ये, ठीक है। और मांग के नियम उत्पत्ति में एक, ये बातें दोनों आपने ध्यान रखनी है। सीमांत उपयोगिता नियम में उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब होता है, तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। और इसके ऊपर मैं क्वेश्चन सीरीज भी लेके आऊँगा। अब आगे हम बात करेंगे ये जो मांग का नियम है इसके लागू होने के कारण क्या है,
या इसे हम कह सकते हैं मांग वक्र के ढाल के ऋणात्मक होने के क्या कारण हैं। ठीक है, तो अब इन पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है? देखिए, इस नियम के अनुसार जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयाँ खरीदता है तो उससे उत्तरोत्तर खरीद की मात्रा से सीमांत उपयोगिता क्या होती है? घटती जाती है। जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयाँ खरीदता है तो उत्तरोत्तर खरीद की मात्रा से सीमांत उपयोगिता क्या होती है? उत्तरोत्तर घटती जाती है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक सेब खाने के लिए दिया जाए तो इससे आपको अच्छी संतुष्टि प्राप्त होगी, आप संतुष्ट होंगे। लेकिन आपको फिर दूसरा सेब, फिर तीसरा सेब, जैसे जैसे आप ये सेब खाते जाओगे तो आपको इनसे जो संतुष्टि है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो यही चीज़ क्या है? यही ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम है। देखिए, इस नियम के अनुसार अगर उपभोक्ता को अधिक संतोष प्राप्त होता है तो उसकी कीमत अदा करेगा, और उस वस्तु की उत्तरोत्तर खरीद के लिए वह समान कीमत अदा नहीं करेगा बल्कि कम कीमत भी अदा कर सकता है। तो हमारा ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम क्या है? जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयाँ खरीदता है तो उत्तरोत्तर खरीद की मात्रा से सीमांत उपयोगिता क्या होती है? निरंतर घटती जाती है। इसके बाद में बात करते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है? देखिए, प्रतिस्थापन प्रभाव, यदि कोई वस्तु सापेक्षता सस्ती हो जाती है तो वह महंगी वस्तु के लिए प्रतिस्थापित कर दी जाती है। बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए यहाँ पर दो वस्तुएं हैं, एक तो है एक्स वस्तु और एक है वाई वस्तु। दो वस्तुएं हैं, यदि मान लीजिए एक्स वस्तु की कीमत वाई वस्तु की तुलना में कम हो जाती है, एक्स वस्तु की कीमत क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो एक्स वस्तु सस्ती होगी, ये वस्तु सस्ती होगी, तो ये वस्तु जो है वाई वस्तु के स्थान पर क्या कर दी जाती है? प्रतिस्थापित कर दी जाती है। अर्थात इसका अर्थ क्या है? एक्स वस्तु की मांग क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो यही क्या है? प्रतिस्थापन प्रभाव है। यदि कोई वस्तु किसी कारण सस्ती हो जाती है तो वह महंगी वस्तु के लिए क्या कर दी जाती है? प्रतिस्थापित की जाती है। इसके बाद में बात करते हैं हम आय प्रभाव की। इसके बाद में नेक्स्ट है आय प्रभाव। अब देखिए, आय प्रभाव क्या है? जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता की वास्तविक आय में भी परिवर्तन होता है और इसका प्रभाव वस्तु की मांग पर पड़ता है। देखिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए। इसने कहा है किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए और उस उपभोक्ता की क्या हो जाती है? वास्तविक आय में परिवर्तन हो जाता है। उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये थी और उपभोक्ता की आय 100 रुपये थी। उपभोक्ता की आय 100 रुपये थी, आय उपभोक्ता की 100 रुपये और वस्तु की कीमत कितनी थी? 10 रुपये थी। अब अगर देखिए, जब आय 100 रुपये थी तो वस्तु की कीमत 10 रुपये थी, तो इसकी कितनी मात्राएं खरीद रहा है? वो इसकी 10 मात्राएं खरीद रहा है। अगर कीमत घटकर मान लो 5 रुपये आ जाती है, कितनी आ जाती है? 5 रुपये आ जाती है, तो उपभोक्ता की आय तो वही है, लेकिन वस्तु कीमत घटकर कितनी होगी? 5 रुपये होगी। तो अब वो उसी सेम आय से क्या हो जाएगा कि ये इसकी अधिक मात्रा खरीदेगा। अब कितनी मात्रा खरीदेगा? 20 मात्रा खरीदेगा। यानी कि किसी वस्तु कीमत में परिवर्तन, तो यहाँ कीमत में परिवर्तन हुआ। कीमत में परिवर्तन के कारण क्या हुआ? वास्तविक आय में भी परिवर्तन हो जाता है। तो इसकी वास्तविक आय बढ़ गई, यानी कि जो उपभोक्ता है, कीमत घटने पर उपभोक्ता की क्रय शक्ति या वास्तविक आय बढ़ जाती है और वह उसी समान मौद्रिक आय से उस वस्तु की क्या करता है? अधिक मात्रा खरीदता है। देखिए आगे, जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति या वास्तविक आय बढ़ जाती है और वह समान मौद्रिक आय से उस वस्तु की ज़्यादा या अधिक मात्रा खरीद सकता है। तो ये क्या था? आय प्रभाव था। इसके बाद हम बात करते हैं कीमत प्रभाव की। देखिए, कीमत प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव का दोनों का योग होता है। कीमत प्रभाव दो सम्मिलित प्रभाव यानी कि प्रतिस्थापन प्रभाव व आय प्रभाव का योग है। इसके बाद में उपभोक्ता समूह का कार्य, ये भी मांग के नियम के लागू होने का कारण है। और वस्तुओं विभिन्न उपयोग, ये भी मांग के नियम के लागू होने के कारण है। अब हमने मांग का नियम पढ़ लिया, ठीक है, मांग के नियम की व्युत्पत्ति पढ़ ली, मांग के नियम के लागू होने के कारण पूछ लिए, हमने वस्तुएं पढ़ ली। अब वस्तुओं के अंदर एक और ध्यान रखना, एक गिफिन वस्तु आती हैं, घटिया वस्तुएं। अब ये घटिया वस्तुएं क्या होती हैं? घटिया वस्तुएं या गिफिन वस्तुएं भी जिन्हें कहा जाता है, वे वस्तुएं
ये वस्तुएं घटिया वस्तुओं की वो किस्म होती है जिनमें इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ती है और कीमत घटने पर मांग भी घट जाती है। जैसे ज्वार बाजरा इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं गिफिन। ये जो घटिया वस्तुएं हैं इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। मांग का नियम वहीं पर लागू होगा जहां पर कीमत बढ़ेगी मांग घटेगी, कीमत घटेगी मांग बढ़ेगी, वहीं पर मांग का नियम लागू होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इस मांग के नियम के अपवाद के बारे में। मांग के नियम के अपवाद के बारे में गिफिन वस्तु मैंने अभी आपको समझा दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिष्ठा सूचक वस्तु, यानी कि वेबलन प्रभाव इसे कहा जाता है। अब देखिए ये क्या है, कुछ उपभोक्ता क्या होता है, बढ़ी हुई कीमतों पर वस्तु की अधिक मांग करते हैं। जब कीमत ज़्यादा होती है तो कुछ उपभोक्ता ऐसे हैं जो अधिक मांग करते हैं, अर्थात वे उन वस्तुओं को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं, जैसे कीमती वस्तुओं के द्वारा उन्हें अधिक मांग करना, जैसे हीरे हो गए, जवाहरात हो गए, कीमती कालीन वगैरह आदि। तो इस स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होता है, ये एक अपवाद है। इसके बाद में नेक्स्ट है बैंड बैंगन प्रभाव। देखिए ये क्या चीज़ है, ज़्यादातर प्राय क्या होता है, उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि अन्य व्यक्ति इसका उपयोग कर रहा है। उपभोक्ता की यह प्रवृत्ति वस्तु की कीमत अथवा उसके गुणों के कारण नहीं होती। इसकी आशंका क्या रहती है कि वह आरेख से पीछे न रह जाए, यानी कि एक दूसरे के देखा देखी। तो वो क्या है, बैंड बैंगन प्रभाव है, एक दूसरे के देखा देखा। जैसे एक पड़ोसी है मोटरसाइकिल ले आया तो दूसरा उससे जल रहा है तो वो भी क्या ले आया, मोटरसाइकिल ले आया, बाइक ले आया। तो वो क्या है, बैंड बैंगन प्रभाव है, यानी कि वो उस चीज़ से पीछे ना रह जाए। इसके बाद हम बात करते हैं दर्प प्रभाव की, स्नोब इफेक्ट। स्नोब इफेक्ट ये क्या है, देखो श्रेष्ठता की भावना का परिणाम, सीधा सा इसका अर्थ क्या लिखते हैं, दर्प प्रभाव का श्रेष्ठता की भावना का परिणाम। कभी कभी व्यक्ति अपने को अलग दर्शाने के लिए यदि वस्तु कीमत में कमी होने पर अन्य व्यक्ति अधिक मांग करे, दम्भी व्यक्ति अपनी मांग के स्तर में क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं, तो वो क्या है, दर्प प्रभाव है, स्नोब इफेक्ट है। गिफिन वस्तु मैंने समझा दिया है। अब इसके बाद में ये थोड़ा सट्टा वाला देख लीजिए। सट्टा पर मांग का नियम लागू नहीं होता है क्योंकि सट्टेबाज जो होते हैं वो कीमतों परिवर्तन की आशंका से क्या करते हैं, सौदे करते हैं, और किसी वस्तु कीमत घटने पर अधिक कमी की प्रत्याशा होती है, उन्हें संभावना होती है, तो उससे क्या होता है, उसकी अधिक मांग करना या किसी वस्तु कीमत बढ़ने पर अधिक वृद्धि की प्रत्याशा उसकी क्या करते हैं, मांग करते हैं। तो इस कारण इस पर ये सट्टा की मांग जो है, सट्टा पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो इसके ये 5 कारण थे मांग के नियम के अपवाद के। तो जो नेक्स्ट हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी जो मांग मात्रा में परिवर्तन है और मांग में परिवर्तन है, और जो मांग तथा उपभोक्ता की आय में कैसा संबंध होता है, और मांग की लॉज कितनी होती है, कितनी इसकी विधियां हैं, कौन कौन सी इसकी विधियां हैं, उन सब की हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जितने भी टॉपिक है इकोनॉमिक्स के अंदर वो आपको मैं कंप्लीट कराऊँ। और ये जो टॉपिक आपको करवा रहा हूँ ये आपके 2nd ग्रेड में भी है, अगर कोई बच्चा बीए की तैयारी कर रहा है उसमें भी है, और 12वीं कक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको आउट होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से ये नोट्स वगैरह बना रहा हूँ। कम से कम 7-8 किताबों से इकट्ठा करके मैटर सारा बहुत मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हूँ और आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। अगर कोई भी आपको डाउट हो किसी भी प्रकार का, कुछ भी पूछना तो कमेंट कीजिए, मैं आपका जवाब जरूर दूँ। थैंक यू।